वुंड की बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन में वेकफील्ड क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें एक वुंड होता है जिसे हम टाइडी कहते हैं, दूसरा अनटाइडी होता है। टाइडी वुंड वो होता है जो किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से लगता है और जिसकी मार्जिन जो होती हैं वो रेगुलर होती हैं, जो प्राइमरी इंटेंशन से हील हो जाता है। जो हमारे पास अनटाइडी होता है उसकी क्रशिंग वगैरह की वजह से लग जाता है और उसकी जो मार्जिन्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, सेकेंडरी इंटेंशन से वो हील होता है, ठीक है। और हमारे पास दो तरह के वुंड होते हैं, एक होते हैं ओपन, दूसरा होते हैं क्लोज, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर जाते हैं ना, कुछ हमारे पास होते हैं क्लीन वुंड। क्लीन वुंड वो होते हैं हमारे पास, क्लीन वुंड वो होते हैं जिसमें लाइक हमारे पास जीआईटी विसरास तक हम नहीं जाते हैं, इसमें थायरॉयडेक्टमी हो गई या मेस्टेक्टमी हो गई, ठीक है। फिर होते हैं क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। क्लीन कंटामिनेटेड वो वुंड होते हैं जिसमें सर्जरी की जाए और जीआईटी विसरास तक जाया जाए, जिसमें कोलिसिस्टेक्टमी हो गई, दूसरी बाउल रिसेक्शन हो गई, ठीक है। कुछ होते हैं कंटामिनेटेड वुंड। कंटामिनेटेड मतलब कोई ऐसी पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई जिसकी वजह से हमारे विसरास जो हुए हैं ना उनकी कंटेंट बाहर आ गई या उसमें डैमेजिंग आ गया, तो ये ऑपरेटिव भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिव भी हो सकता है कंटामिनेटेड। डर्टी वुंड वो होता है जिसमें इन्फेक्शन हो, फिर उसकी एपिथेलियम डिवाइटलाइज्ड हो, फिर उसमें पस और एब्सिस बने, तो वो डर्टी वुंड होता है। फिर अगर हम बात करते हैं वुंड्स की टाइप्स की, तो हमारे पास इसमें फेजिस की, तो इसमें बेसिकली पहला फेज़ वो होता है, यहाँ पे हमारे पास सपोज इंजरी हुई ना, तो सबसे पहले होम्योस्टेसिस होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, कोगुलेशन फैक्टर इंक्रीज होंगे। सेकंड जो फेज़ होता है वो होता है इन्फ्लामेटरी फेज़। इन्फ्लामेटरी फेज़ में हमारे पास बेसिकली सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आएंगी उस इंजरी वाली साइड में, फिर मैक्रोफेजेस आएंगे, फिर प्लेटलेट एडिशन और एग्रीगेशन होगी। फिर हमारे पास जो होता है पॉलीफ्रेटिव फेज़, जो हमारे पास थर्ड वीक से लेकर जो हमारे पास थर्ड डे से लेकर अप टू दी थर्ड वीक तक जो प्रोसेस होता है वो पॉलीफ्रेटिव फेज़ होता है। इस फेज़ में एक तो फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, दूसरा इसमें हमारे पास टाइप 3 कोलेजन की फार्मेशन होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की फार्मेशन होती है, एंजियोजेनेसिस भी हो रही होती है, ठीक है। और रीएपिथेलाइजेशन भी हो रही होती है, ठीक है। मतलब ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ बन रहा होता है। फिर रीमॉडलिंग मतलब थर्ड वीक के बाद अप टू ईयर्स तक जो बोन में हो रही होती है रीमॉडलिंग, उसमें टाइप 3 कोलेजन टाइप 1 कोलेजन में कन्वर्ट हो रहा होता है। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि टाइप 3 की कोलेजन की स्ट्रेंथ वीक होती है, ठीक है। उसके अलावा 80% हमारे पास ये 3 मंथ तक ही अचीव्ड हो जाता है ये रीमॉडलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लाइक बोन में कोई इंजरी हुई तो बोन में सबसे पहले हेमेटोमा बनता है, फिर कैलस बनता है जो एक इमेच्योर बोन होती है। फिर हमारे पास क्या होती है? रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग में बेसिकली मेच्योर बोन बन जाती है, कॉर्टिकल बोन जिसे हम कहते हैं। अगर हम नर्व की बात करते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो प्रोक्सिमल होती है ना, तो वो हमारे पास ट्रोमेटिक डीजनरेशन होती है, लेकिन जो डिस्टल होती है ना उसमें एट्रोफिक डीजनरेशन होती है, जिसमें हमारे पास वाक्शन डीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ न्यूरोट्रोफिक फैक्टर रीजनरेट होते हैं जो शॉन सेल वगैरह को बनाते हैं दोबारा से। फिर हमारे पास टेंडन, हमें पता है वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसे न्यूट्रिएंट सराउंडिंग से लेता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसमें एक इंटर्नसिक होता है। इंटर्नसिक में क्या होता है? ये साइनोवियल हमारे पास डिफ्यूजन होती है और इसके सराउंड में हमारे पास साइनोवियल बर्सा मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा एक्सटेंसिव में क्या होता है? फाइब्रोसिस और एडिशन हो रही होती है बिटवीन द साइनोवियल टेंडन और शीट के दरमियान, ठीक है। उसके बाद अगर हम वुंड हीलिंग की टाइप्स की बात करें, एक होती है प्राइमरी इंटेंशन। प्राइमरी इंटेंशन में वो होता है यहाँ ये दोनों इंजर्ड हुए, फिर यहाँ से अपोजिट वाली साइड दोनों अपोज होकर एक दूसरे से मिल गए, तो ये प्राइमरी इंटेंशन होती है। सेकेंडरी इंटेंशन वो होती है ये दोनों अपोज नहीं कर पाते, फिर यहाँ पे एक ग्रेनुलेशन टिश्यू आके बन जाता है, एक स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, वो सेकेंडरी इंटेंशन होती है। तो थर्ड होती है डिलेड प्राइमरी। इसमें हमारे पास क्या होता है? ओपन ही रहता है इनिशियली। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वुंड की हीलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास स्किन टेंशन हो गई हमारे पास, या हाइपोक्सिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एज हो गई, डायबिटिक हो गई, हमारे पास ओबेसिटी हो गई, हमारे पास माल न्यूट्रिशन हो गई, ठीक है। मैनेजमेंट में सबसे पहले एयर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को फिर हम असिस्ट करेंगे कि हिस्ट्री लेंगे, वुंड एग्जामिनेशन करेंगे कौन से टाइप का वुंड है और किस तरह लगा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्लीन वुंड को क्लीन करेंगे और डिब्राइमेंट करेंगे। क्लीन में हम डेड टिश्यू को रिमूव करते हैं, क्लीन किससे करते हैं? नॉर्मल से। डिब्राइमेंट में क्या करते हैं? बेसिकली
या तो सर्जिकल एक्सीजन करते हैं या एंजाइमेटिक कोलेजिनेज कर देते हैं। फिर एक बायोलॉजिकल लार्वा, इसको देखते हैं। फिर हमारे पास एक होता है पल्सिड जेट लावा, जिसमें हाई प्रेशर वाटर का दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास गिरा है, वुंड है, तो उसमें टेटनस की वैक्सीन देते हैं। अगर पेशेंट को वैक्सीन हुई है और उसे 10 ईयर्स से कम हुए तो हमारे पास नहीं देंगे, लेकिन क्लीन वुंड में 10 ईयर से ज़्यादा हो गए तो वैक्सीन करना पड़ता है। अगर डर्टी वुंड है, उसे 5 ईयर से ज़्यादा हो गए वैक्सीन लगे हुए, तब हम वैक्सीन करनी पड़ती है। फिर हमारे पास वुंड को क्लोज करते हैं, पेन की मैनेजमेंट करते हैं। फिर कुछ हमारे पास स्पेसिफिक वुंड होते हैं, जिसमें एक एक्यूट वुंड हो गया। एक्यूट वुंड में क्या होगा, मतलब किसी बाइट्स की वजह से वुंड हुआ, उसमें बैक्टीरियल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उन्हें हमें एरोबिक एंड एनएरोबिक कवर देना पड़ता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक कवर देना पड़ता है, सही है। कुछ वो ऐसे वुंड होते हैं जिसमें स्किन फेट हमारे पास फिशिया से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास कंपार्टमेंट सिंड्रोम, हमें पता है लेग में हमारे पास जो होता है ना कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसका जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है ना उसमें वो नैरोइंग होता है, तो इसमें कोई इन्फेक्शन या वुंड होता है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, पैसिव मूवमेंट्स होती हैं, लेटर ऑन सेंसरी भी डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे डिस्टिल पल्स भी एब्सेंट हो जाती है। फिर हमारे पास फिशोटोमी करनी पड़ती है, ठीक है। अगर नहीं ट्रीट किया ना तो इसमें रेबेडोमायोलाइसिस, मायोग्लोबिनीमिया और रीनल फेलियर होगी। रेबेडोमायोलाइसिस, मायोग्लोबिनीमिया और रीनल फेलियर हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्रोनिक वुंड वो होते हैं जो अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें वेरिकोस की वजह से आर्टेरियल अल्सर, इन्फेक्शन, ट्रॉमा में, और फिर उसकी हमें क्या करनी पड़ती है, क्लीन करना पड़ता है, डिब्राइमेंट करनी पड़ती है। फिर अगर सही नहीं हो रहा है ना तो हम बायोप्सी करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास प्रेशर सोर, ये ज़्यादातर हमारे पास प्रोलॉन्ग सीटिंग की वजह से हमारे पास डेवलप हो जाते हैं, तो इसमें हमारे पास टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाती है परमानेंट, ठीक है। ये ज़्यादातर स्टीएम में होती है, ग्रेटर टोकेंटर में होती है, हील में हो रही होती है, मीलियस में, ओसिपिट में होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में क्या होता है, कोई नो ब्रीच ऑफ द एपिडर्मस इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। फिर स्टेज 2 में थोड़ी पार्शली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। स्टेज 3 में एपिडर्मस इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, लेकिन इस पे जो 4 होता है उसमें मसल, टेंडन, फिशिया तक इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि हमारे पास पेशेंट को मोबिलाइज़ किया जाए, मतलब हर 2 आवर के बाद उसे उठना चाहिए, मोबिलाइज़ करना चाहिए, और अगर व्हील चेयर पर हर 10 मिनट बाद उसे 10 सेकंड के लिए खड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एयर मेट्रेस यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर स्कार्स की बात करते हैं, एक होता है नॉर्मल स्कार जो फ्लैट और पिंक होता है, दूसरा होता है दूसरा होता है एबनॉर्मल स्कार, जिसमें हमारे पास पेल और संकीर्ण होता है। हाइपरट्रॉफी स्कार वो स्कार होता है जिसमें एक्सेसिव ग्रोथ तो होती है लेकिन मार्जिन को क्रॉस नहीं करता है। फिर हमारे पास केलॉइड स्कार जिसमें मार्जिन को भी क्रॉस कर लेता है, ठीक है। इसमें प्रिवेंशन किस तरह की जाती है, प्रिवेंशन सिलिकॉन जेल ले लो, विटामिन ई का ऑयल ले लो और प्रेशर थेरेपी से। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।